लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग और वीएस नायपॉल में क्या कॉमन है? तीनों को इंटरव्यू से नफरत थी। किसी ने इसे अनैतिक कहा, किसी को इंटरव्यू लेने वालों से बहुत डर था और किसी ने माना कि इंटरव्यू आपकी रूह के टुकड़े चुरा लेते हैं। लेकिन आज इंटरव्यू हर जगह है और ये तय करता है कि हम सेलिब्रिटी, राइटर्स और पब्लिक फिगर्स को कैसे समझते हैं। तो फिर ये इतना विवादित तरीका जर्नलिज्म का इतना ताकतवर औजार कैसे बना? और क्या होता है जब एक मशहूर स्कॉलर जिसे इंटरव्यू पसंद नहीं, ज्यादातर अपने नॉवेल्स से पहचाना जाने लगता है? बने रहिए, क्योंकि आज हम उतर रहे हैं लिटरेरी इंटरव्यूज की दिलचस्प, कभी कभी सख्त दुनिया में। एक चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। जैसा इंटरव्यू आज हम जानते हैं वो बस करीब 130 साल पुराना है। इतना आम दिखने वाला जर्नलिज्म फॉर्मेट असल में काफी नया है और शुरुआत से ही ये विवादों में रहा है। सोचिए, आज लगभग हर पढ़ने वाला इंसान कोई ना कोई इंटरव्यू देख या पढ़ चुका है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, पॉडकास्ट, यूट्यूब, हर जगह हजारों सेलिब्रिटी इंटरव्यू दे चुके हैं, कई तो अपने करियर में दर्जनों बार। लेकिन बात यह है, सबको ये अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग इंटरव्यू को एक आर्ट फॉर्म मानते हैं, सच और असली कनेक्शन तक पहुंचने का रास्ता, और कुछ, उन्हें यह दखल, उल्लंघन, यहां तक कि चोरी लगता है। और मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। कुछ प्राचीन समाजों में माना जाता था कि फोटो खींचने से आत्मा का हिस्सा चुरा लिया जाता है। कई मशहूर लेखक इंटरव्यू के बारे में ऐसा ही महसूस करते थे कि उनसे कुछ जरूरी चीज छीनी जा रही है। वीएस नायपॉल, नोबेल विनर लेखक, मानते थे कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं और अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं। यह काफी सख्त बात है ना? सिर्फ चिढ़ना नहीं, घाव, जैसे इंटरव्यू सच में चोट पहुंचाता हो। लुइस कैरोल, हाँ, एलिस इन वंडरलैंड्स वाले, को इंटरव्यू लेने वालों से सचमुच का भय था। उन्होंने कभी एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। उनके समय के लोगों ने लिखा कि उन्हें लायनाइज होने, यानी सेलिब्रिटी की तरह घेर लिए जाने का डर था, इसलिए वे इंटरव्यूअर्स को दूर ही रखते थे। और वे मजे से बताते थे कि कैसे उन्होंने परेशान रिपोर्टर्स और ऑटोग्राफ मांगने वालों को चुप कराया। पर सबसे कड़ा विरोध आया रुडयार्ड किपलिंग से, द जंगल बुक वाले। अक्टूबर 1892 में किपलिंग की पत्नी कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा कि उनका दिन बॉस्टन के 2 रिपोर्टरों ने बिगाड़ दिया। जो किपलिंग ने उन रिपोर्टर्स से कहा वो जर्नलिज्म में मशहूर हैं। उन्होंने कहा, और मैं यहां आसान शब्दों में कह रहा हूं, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता? क्योंकि ये अनैतिक है, ये अपराध है, उतना ही अपराध जितना किसी इंसान पर हमला, और इसे सजा मिलनी चाहिए। ये कायरता है और घटिया काम है। कोई इज्जतदार आदमी इसे मांगेगा भी नहीं, देगा भी नहीं। वाह, जरा सोचिए, इंटरव्यू की तुलना शारीरिक हमले से। किपलिंग को इतना गुस्सा था, पर मजेदार ट्विस्ट ये है किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, यानी वही हमला उन्होंने खुद किया। तो जब वे सवाल पूछ रहे थे, इंटरव्यू ठीक था। H.G. वेल्स, जिनका अक्सर इंटरव्यू हुआ, 1894 में इसे इंटरव्यू का इम्तिहान कहते थे। 40 साल बाद वही वेल्स जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते दिखे। और सॉल बेलो, जो कई इंटरव्यू देते थे, ने कहा था कि इंटरव्यू जैसे किसी ने उसकी सांस वाली नली पर अंगूठे रख दिए हों। सोचिए, धीरे धीरे घुटन जैसी। तो फिर इंटरव्यू चल क्यों रहे हैं अगर इतने लोग इन्हें नापसंद करते हैं? सब शिकायतों के बावजूद इंटरव्यू बहुत ही काम का कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है। डेनिस ब्रायन ने अच्छा कहा, आज पहले से ज्यादा हम अपने समकालीन लोगों की सबसे ज्यादा जीवंत झलक इंटरव्यू के जरिए पाते हैं। लगभग हर अहम बात एक इंसान के दूसरे से सवाल पूछने से ही हमारे तक आती है। इसी वजह से इंटरव्यू लेने वाले के पास पहले कभी ना देखी गई ताकत और असर है। सोचिए, आप किसी पब्लिक फिगर के बारे में राय कैसे बनाते हैं? अक्सर इंटरव्यू से, मैगजीन, पॉडकास्ट, वीडियो। इंटरव्यूअर एक तरह का गेट कीपर बन जाता है, जो हमें दुनिया के असरदार लोगों को समझने का तरीका देता है। अब चलते हैं हमारी मुख्य कहानी पर। उम्बर्टो एको,
एक ऐसा इंसान जिसमें स्कॉलरशिप और पब्लिक फेम दोनों का तनाव दिखता है। उम्बर्टो एको इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में प्रोफेसर थे और एक बड़े स्कॉलर के रूप में मशहूर थे। उनका काम सेमियोटिक्स यानी मिशानों और संकेतों का अध्ययन पर, साथ ही लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर था। लेकिन कमाल ये था कि उनकी लिखी चीजें बहुत अलग-अलग तरह की थीं। लिटरेरी फिक्शन, अकादमिक किताबें, निबंध, बच्चों की किताबें, अखबार के आर्टिकल, सब कुछ। 40 से ज्यादा बड़ी स्कॉलरली किताबें और साथ में नॉवेल्स। फिर 1980 में सब बदल गया। उन्होंने द नेम ऑफ द रोज छापी और उसकी 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिकी। अचानक ये गंभीर अकादमिक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन गए। द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन को दिए एक इंटरव्यू में एको ने अपने काम करने का एक मजेदार राज बताया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड के एटम्स में भरी सारी खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरा यूनिवर्स मुट्ठी जितना रह जाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी खाली जगहें होती हैं, जिन्हें वे इंटरस्टिसेस कहते थे। जैसे लिफ्ट का इंतजार, लाइन में खड़े रहना, कामों के बीच छोटे रुकाव। एको कहते थे कि वे इन्हीं खाली पलों में काम कर लेते थे। किसी की लिफ्ट पहली मंजिल से तीसरी तक आए, तब तक वे एक आर्टिकल लिख देते। एको की खासियत सिर्फ मेहनत नहीं थी, उनका स्टाइल था। उनकी स्कॉलरली लिखावट खेल सी, निजी और मजेदार थी, बिल्कुल अलग उस सूखी दूर दूर वाली अकादमिक भाषा से। जब वे 22 साल के थे और अपना डॉक्टोरल थीसिस पेश कर रहे थे, एक प्रोफेसर ने एक ऐसी बात कही जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर बोले कि आमतौर पर स्कॉलर्स पहले पढ़ते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और आखिर में नतीजे बताते हैं। लेकिन एको ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने रिसर्च की कहानी सुनाई, अपनी कोशिशें और गलतियां भी। उस प्रोफेसर ने इसे एक ताकत माना और एको का थीसिस किताब की तरह छाप दिया। उसी पल एको को समझ आया कि स्कॉलरली किताबें रिसर्च की कहानी सुनाते हुए भी लिखी जा सकती हैं। इसलिए उनके निबंधों में हमेशा नैरेटिव यानी कहानी जैसा भाव रहता था। और मजेदार विडंबना ये है, शायद इसी नैरेटिव फोकस की वजह से वे 50 साल की उम्र तक नॉवेल लिखने नहीं बैठे। उन्हें कहानी सुनाने का मजा तो उनकी एकेडमिक लिखाई में पहले से मिल रहा था। एको बताते हैं कि उनके दोस्त रोला बार्थ अक्सर दुखी रहते थे कि वे सिर्फ निबंध लिखते हैं, नॉवेल नहीं। वे क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, पर उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। एको को ऐसा दुख कभी नहीं हुआ। उन्होंने तो नॉवेल एक तरह से अचानक शुरू कर दिया। एक दिन कुछ खास करने को नहीं था तो बस शुरू कर दिया। अब बात दिलचस्प होती है और हम वापस आते हैं इंटरव्यू और पब्लिक इमेज वाले थीम पर। 40 से ज्यादा स्कॉलरली काम लिखने के बावजूद, जिनमें सेमियोटिक्स पर बड़ी बड़ी किताबें हैं, ज्यादातर लोग एको को नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या ये उन्हें परेशान करता है। एको ने तुरंत कहा हां। उन्होंने कहा, मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूं जो रविवार को नॉवेल लिखता है। ये मजाक नहीं है। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग्स में नहीं। मेरी पहचान अकादमिक समुदाय से है। सोचिए कैसी कंफ्यूजन है। उनकी असल जिंदगी का काम अकादमिक था, पर एक नॉवेल जो उन्होंने जैसे साइड में लिखा, उसी से वे सबसे ज्यादा पहचाने गए। अपने नॉवेल से वे शायद लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, पर सेमियोटिक्स पर लिखकर वे इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते। द नेम ऑफ द रोज खुद एक पहेली है। ये एक सीरियस नॉवेल है, डिटेक्टिव स्टोरी, पर साथ में मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मध्यकालीन इतिहास में उतरती है। फिर भी ये मैसिव बेस्टसेलर बन गई। जब पूछा गया कि क्या उन्हें इसकी कामयाबी पर हैरानी हुई, एको बोले, हैरानी तो पत्रकारों और पब्लिशर्स को हुई। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि लोग सिर्फ आसान, हल्की फुल्की चीजें ही चाहते हैं। एको ने एक दिलचस्प बात कही, दुनिया में अरबों लोग हैं और द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ कॉपियां बिकी। उनके हिसाब से उन्होंने बहुत छोटे हिस्से तक पहुंचा, पर ऐसे लोगों तक जो हमेशा आसान चीजें नहीं चाहते। वे खुद कहते थे, रात 9 बजे डिनर के बाद मैं मायामी वाइस या ईआर देखता हूं और मजा लेता हूं। मुझे भी एंटरटेनमेंट चाहिए।
पर दिन भर नहीं। उनके अमेरिकन पब्लिशर को किताब बहुत पसंद थी, पर उन्हें लगा कि इस देश में जहां लोगों ने ना कोई कैथेड्रल देखा है, ना लैटिन पढ़ते हैं, बस 3000 कॉपियां बिकेंगी। लेकिन अमेरिका में ही 20 से 30 लाख कॉपियां बिक गईं। एको का नतीजा? मुझे लगता है किताब की कामयाबी एक रहस्य है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उनका मानना था कि अगर वही किताब 10 साल पहले या बाद में लिखते तो शायद असर अलग होता। 1980 में ही क्यों चल गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो इससे हम क्या सीखें? वो इंटरव्यू जिसे किपलिंग ने अनैतिक कहा और कैरल डरते थे, हमें उम्बर्तो एको के बारे में वो बातें देता है जो उनकी स्कॉलरली लिखावट से नहीं मिलती। हमें उनके खाली पलों का राज पता चला, कैसे वे अचानक नॉवेलिस्ट बने और कैसे वे खुद को रविवार का नॉवेलिस्ट मानते थे। और एको ने भी, भले लोग उन्हें उनकी असली अकादमिक पहचान से कम जाने, उसी इंटरव्यू का इस्तेमाल अपनी कहानी कहने, अपनी इमेज बनाने के लिए किया। शायद इंटरव्यू की असली ताकत यही है, रूह चुराने वाली चीज नहीं, बल्कि प्राइवेट जीनियस और पब्लिक समझ के बीच एक पुल, भले कभी कभी वो थोड़ा गलत भी हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताइए आप क्या चाहेंगे, आपको आपकी जिंदगी के असली काम से पहचाना जाए या किसी ऐसी चीज से जो आपने एक रविवार को बना दी। अगली बार मिलते हैं।